हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का KNP एनालिसिस में। तो स्पेशली जो हम ये एपिसोड चला रहे हैं डेली करंट अफेयर्स एपिसोड, इसका पर्पज एक ही है कि अगर आप एक साल बाद भी ये करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो ये ऐसा नहीं है कि डेली करंट अफेयर के नाम पे बेशक है, लेकिन आपको ये एक साल बाद भी उतना इंपॉर्टेंट होने वाले। जैसा बोलते हैं ना कि यूपीएससी में पिछले 2 साल की करंट अफेयर पूछी गई, 3 साल की पूछी गई या पिछले 1.5 साल की पूछी गई, तो ऐसा तो है नहीं कि आप डेली ऐसा तो करंट अफेयर जैसे मान लो आज कि भाई यमुना में बाढ़ का स्तर कितना रहा, 270 की 250, वो वाली करंट अफेयर तो है नहीं है जो एकदम बेकार लेवल क्वेश्चन पूछी जाती है। तो ये एक लेवल है जो आपके आप इस एपिसोड को चाहे आज देख लो, चाहे 1 साल बाद देख लो, चाहे 2 साल बाद देख लो, उतना ही हेल्पफुल होने वाला है जितना ये आज होने वाला है। तो इस एपिसोड को, इस सीरीज को निश्चित रूप से अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। निश्चित रूप से आपको मजा आने वाला है, आप इसकी प्रीवियस वीडियोज भी देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपने कंटेंट की ओर। तो स्वागत है आप सभी का KNP एनालिसिस में करंट अफेयर्स एपिसोड। आज 4th एपिसोड है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन आपने देख लिया होगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी कि क्वेश्चन आपको पता होगा कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से रिलेटेड है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। इन दिस एक्ट राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्जिद आर द ओनली एक्सेप्शन। इट प्रिवेंट्स द कन्वर्जन ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप। इसमें 3 स्टेटमेंट है, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इससे पहले थोड़ा सा आगे चलें, थोड़ा सा हम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर लेते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता क्या है। तो जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, अगर मैं उसकी बात करूं आपसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त 1947 को पास हुआ था या इनेक्ट हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इस एक्ट में क्या बोला गया था? इस एक्ट में बोला गया था कि जो आपकी रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप है, जो आपके रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप है, उनकी स्टेटस अब ऐसी ही रहेगी जैसी 15 अगस्त 1947 को है। ये चीज इसमें बोली गई थी। इसमें एक एक्सेप्शन कौन कौन से थे कि कौन कौन से इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आएंगे, तो इसमें हम मैक्सिमम 2 या 3 एक्सेप्शन मान के चलते हैं। उन एक्सेप्शन की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला और दूसरा एक्सेप्शन है वो ये है कि जो राम जन्मभूमि है, जो राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि जो है या बाबरी मस्जिद जो है, राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद, इसका अपवाद यानी कि इसका एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन है। इसके अलावा जो इसमें नया एक्सेप्शन है, जो मैंने ऊपर ऑप्शन में भी शायद लिखा हुआ है, वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई एक एंटिक्विटीज एंशिएंट मॉन्यूमेंट हो गया, जैसे कोई एंशिएंट मॉन्यूमेंट हो गया, ठीक है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट हो गया, या कोई आर्कियोलॉजिकल साइट हो गई, या कोई आर्कियोलॉजिकल साइट हो गई, आर्कियोलॉजिकल साइट हो गई, ठीक है। या इसके अलावा मैं बात करूं रिमेन्स हो गए, कुछ भी रिमेन्स हो गया, तो ये एक पूरा एक्ट बना था एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958। इसमें जो भी आपने प्लेसेस दिखाए होंगे वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत नहीं आएंगे, उसके एक्सेप्शन होंगे, उसके अपवाद होंगे। भाई अपवाद होंगे तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में होना क्या है, सबसे बड़ी बात यह, यानी कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में होगा क्या, इस बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में होने क्या वाला है। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने, या जो एक कोर्ट जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था 1947 में, उसमें ये बोला गया कि आप किसी भी वर्शिप प्लेस जो है, आप किसी भी वर्शिप प्लेस का कन्वर्जन नहीं कर सकते, जैसा मैंने आपको बताया था कि उसकी स्टेटस हमको मेंटेन करनी है जैसी 1947 में थी। दूसरा बोला गया कि जितने भी पेंडिंग केस हैं रिलेटेड, जितने भी पेंडिंग केस हैं रिलेटेड टू वर्शिप प्लेसेस, वो सारे केस खत्म हो जाएंगे, वो सारे केस खत्म हो जाएंगे, यानी कि अब एंड हो जाएंगे, वो सारे केस खत्म हो जाएंगे और वो सारे केस अब एंड हो जाएंगे। तीसरी चीज इसमें बोली गई थी कि अगर आप इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे कोई जुडिशियल रिव्यू यानी कि कोई केस भी नहीं कर सकते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप पे, प्लेस ऑफ वर्शिप के नाम पे आप उन प्लेसेस के लिए कोई केस नहीं कर सकते हैं।
ये चीज बोली गई। अब आपने एक चीज दिमाग लगाया होगा, मैंने बोला एक्सेप्शन में जो जो चीज बोली, राम जन्म भूमियां है ना, एंशिएंट साइट्स हैं, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो साइट्स हैं, सारी मॉन्यूमेंट्स हैं, रिमेन्स हैं, ठीक है। अब आप ये चीज सोचोगे यार ये तो थोड़ा सा मतलब खतरनाक है, यानी कि इसका क्रिटिसिज्म भी होगा कुछ, तो इसका क्रिटिसिज्म क्या है हम उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका क्रिटिसिज्म सबसे पहले तो यही था, इसका क्रिटिसिज्म सबसे पहले तो यही था कि भाई हिंदू जैन बुद्ध क्रिश्चियन वगैरह जो है इनके लिए ये नुकसानदायक है, ठीक है, स्पेशली हिंदू जैन बुद्ध। दूसरा इसका क्रिटिसिज्म क्या है, जैसे मैंने आपको बताया केस नहीं कर सकते, तो यानी कि इसने जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल कर दिया, यानी कि इसने कर्टेल कर दिया, उस पर एक तरह से एक लाइन खींच दी कि इसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता, कोई केस ही नहीं होगा तो जुडिशियल रिव्यू कहां से होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप एक देखोगे कि इसमें 15 अगस्त 1947 आर्बिट्रेरी डेट बताई गई है, यानी कि एक डेट उठा ली गई जबरदस्ती, है ना। अब आप ये मत बोलना कि भाई उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। मतलब आर्बिट्रेरी डेट कहने का मेरा मतलब ये है कि इसके पीछे इसकी डेट के मतलब जैसे 14 अगस्त 1947, 46, 45, 1944, इस डेट में, इस ईयर में जो भी कन्वर्जन हुए हैं उनको अकाउंट में नहीं लिया गया कि वो सही हुए थे या वो गलत हुए थे। सबसे बड़ा इशू ये हो गया आर्बिट्रेरी डेट वाला। तो बहुत सारी एक दिक्कतें थी। इसके अलावा जैसे वायलेंस ऑफ सेक्युलरिज्म, भाई हम सेक्युलर कंट्री कहाँ रहे, कुछ तो इसमें फायदा उठा के ले जाएंगे कुछ रिलीजन, तो ये भी एक कंसेप्ट था वायलेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। तो ये था पूरा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का लेखा जोखा। आ जाते हैं क्वेश्चन पे, जय माता दी करके। ये है आपका क्वेश्चन, इन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, गलत बात है, 15 अगस्त 1947 को लॉन्च हुआ था, एनेक्ट हुआ था, ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इन दिस एक्ट राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्जिद आर द ओनली एक्सेप्शन, ये भी गलत बात है, मैंने बोला एक्सेप्शन उसमें जो एंशिएंट साइट्स है, मॉन्यूमेंट्स है, जो रिमेन्स साइट है, एक्ट 1958 के अंतर्गत वो भी एक्सेप्शन है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। इट प्रिवेंट्स द कन्वर्जन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप, सही बात है, यानी कि इसमें केवल एक ही आंसर जो है वो सही है ना, यानी कि ओनली वन आंसर सही है। ये था पहला क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी, और अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यूपीएससी की तैयारी में एक मजेदार बात होती है कि एथिक्स में अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो अभी तक तो खुद को आप एसडीएम मान चुके होंगे, ठीक है, पता नहीं मैंने क्यों बोल दिया ये, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। सर्कुलर इकोनॉमी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट रहा है, अभी न्यूज में देखा गया, तो बात यह है कि इसे न्यूज में क्यों देखा गया है। पहला बोल रहा है कि ट्रेड इन द यूएस डॉलर, युआन, इंडियन रुपीज एंड इन लोकल करेंसी, इसीलिए इसे सर्कुलर इकोनॉमी बोला गया, पता नहीं याद अभी। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ ड्राई एंड वेट वेस्ट। तीसरा बोल रहा है लोअरिंग ऑफ इकोनॉमी एट प्री इंडस्ट्रियल लेवल। चौथा बोल रहा है नन ऑफ द अबव। सर्कुलर इकोनॉमी की बात करूं मैं उससे पहले आपको एक सर्कुलर इकोनॉमी की ही बात बता देता हूं। चलो, सर्कुलर इकोनॉमी जो सर्कुलर इकोनॉमी टर्म है, जो सर्कुलर इकोनॉमी जो टर्म है ना मेरे बच्चे, नहीं यार दोस्त, तो जो सर्कुलर इकोनॉमी टर्म है वो 2023-24 के बजट में 2023-24 के बजट में मेंशन किया गया है। अब ये सर्कुलर इकोनॉमी 2023-24 के बजट में मेंशन किया गया है, इसका कंसेप्ट क्या है। तो सर्कुलर इकोनॉमी बोलती है कि जो हमारा ड्राई एंड वेट वेस्ट होगा, जो हमारा ड्राई एंड वेट वेस्ट होगा उसका हम मैनेजमेंट करेंगे, ये जो है वो बोलती है सर्कुलर इकोनॉमी। देखो कंसेप्ट क्या सर्कुलर इकोनॉमी लग रहा था कोई ऐसा कंसेप्ट होगा कुछ पैसे रिलेटेड, लेकिन कहाँ पे रुक के जाके रुका ये ड्राई एंड वेट वेस्ट मैनेजमेंट। अब ये मुद्दा क्यों आया ड्राई एंड वेट वेस्ट मैनेजमेंट, ये आज मैंने रिसेंटली सीन न्यूज में क्यों डाल दिया, इसका मैं आपको थोड़ा सा इतिहास समझाता हूँ। मुद्दा यह है कि अभी जो स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, उसकी एक रिपोर्ट, उसके लिए एक रिपोर्ट आनी है कि इसने कितना सक्सेस हासिल कर ली। स्वच्छ भारत अर्बन इस समय 2.0 पे चल रहा है, यानी कि 1.0 हम सक्सेसफुली कवर कर चुके हैं। तो अब मुद्दा ये है कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन लागू कब हुआ। सबको पता है कि 2 अक्टूबर 2014 को ये लागू हुआ था, ये तो हमको पता है, लेकिन कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लागू किया। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग
एंड अर्बन अफेयर्स ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वाला जो है उसे लागू किया था। ये चीज अपने को याद होनी चाहिए। इसके अलावा आप एक चीज देखोगे कि इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन में, तो मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ। स्वच्छ भारत मिशन में क्या बोला गया, इंपोर्टेंट बात यह है कि स्वच्छ भारत मिशन 1.0 में, स्वच्छ भारत मिशन 1.0 में ये बोला गया, स्वच्छ भारत मिशन 1.0 में ये बोला गया कि स्वच्छ भारत मिशन 1.0 में ये बोला गया कि 100% इंडिया जो है 100% इंडिया जो है वो ODF हो चुका है, यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री हो चुका है 100% इंडिया। फिर 2.0 का क्या टारगेट रखा गया, तो 2.0 स्वच्छ भारत मिशन का टारगेट रखा गया ODF टू ODF प्लस एंड ODS प्लस और प्लस। अब आप बोलोगे कि भाई ये ODF प्लस और ODF प्लस प्लस क्या होता है, तो निश्चित रूप से ODF का तो मतलब सीधे यही कि ओपन डिफेक्शन फ्री कर लो, आप ओपन डिफेक्शन फ्री कर लो। ODF प्लस का मतलब होता है कि जो आपके टॉयलेट्स हैं उनमें हाइजीन एंड वाटर मैनेजमेंट हो, उनमें हाइजीन एंड वाटर मैनेजमेंट हो। फिर आप बोलोगे भाई ये ODF प्लस प्लस क्या होता है, इसका मतलब होता है ODF प्लस प्लस का मतलब होता है कि जो आपके टॉयलेट्स हैं वो सिलट्स जो टॉयलेट है वो सिलट्स एंड सेप्टिक मैनेजमेंट भी हो उनमें, एंड सेप्टिक मैनेजमेंट भी टॉयलेट्स में होना चाहिए। ये ODF प्लस प्लस इसकी बात करता है, ठीक है। तो ये चीजें ODF प्लस प्लस के बारे में। इसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमी मैंने बता दिया, तो देख लेते हैं इसका क्या कंसेप्ट है। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या बोल रहा है ये सारा, रुक जा, ठीक है। तो सर्कुलर इकोनॉमी देख लेते हैं, क्वेश्चन कहां गया हमारा, ये रहा। सर्कुलर इकोनॉमी क्या कहता है, सर्कुलर इकोनॉमी, तो ये बिल्कुल सही बात है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ ड्राई एंड वेस्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ ड्राई एंड वेट वेस्ट जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म है, 2023-24 के बजट में आया। अब जब यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी आ गया था तो मुझे भी कुछ नया ऐड करना था, तो मैं भी GNP वर्सेस GDP ले आया कि GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, इस चीज को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है इस बारे में हम बात करें, GNP एंड GDP डिफरेंस क्या है दोनों में। तो GNP का मतलब होता है, GNP का मतलब होता है कि GNP का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल, यानी कि नेशनल यानी कि एक राष्ट्र में, एक ही देश में जो कंट्री के GNP का मतलब होता है कि जो कंट्री के रेजिडेंट्स हैं, यानी कि जो कंट्री के रेजिडेंट्स हैं, जैसे मैं रहता हूँ, ठीक है, अब मैं कहीं भी रहता हूँ, मैं भारत में रहता हूँ, बांग्लादेश में रहता हूँ, पाकिस्तान, अमेरिका, कहीं भी रहता हूँ, लेकिन मुझे प्रोडक्शन करना है और मेरा जो प्रोडक्शन है वो मेरे देश की GNP में ऐड होगा, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्शन की लोकेशन मायने नहीं रखती, लेकिन मायने रखती है कि वो किस देश का नागरिक है जिसने वो चीज प्रोड्यूस की है, तो ये GNP होता है। GDP क्या होता है, GDP में ये मायने नहीं रखता कि आप किसने प्रोड्यूस किया है, GDP मायने रखता है कि कहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, यानी कि किस देश में प्रोड्यूस हुई है वो उसकी GDP होगी। तो ये चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लाउड्स। न्यूज में सेल्फ क्लाउड्स अभी उत्तराखंड में बनते हुए देखे गए, तो उसके बाद से न्यूज में आ गया बहुत ज्यादा। देखते हैं सेल्फ क्लाउड्स के बारे में क्या स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि सेल्फ क्लाउड्स आर द साइन ऑफ पावरफुल स्टॉर्म। देखते हैं, साइरस आर द हाई एल्टीट्यूड क्लाउड, फेदरी एंड व्हाइट एल्सो। कुमुलो निम्बस आर द लार्ज क्लाउड रिलेटेड टू थंडर स्टॉर्म्स। अब देखते हैं, सबसे पहले क्लाउड की बात कर लेता हूं, मैं आपको बता देता हूं ये न्यूज में क्यों है। ये जो आपको सेल्फ क्लाउड यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है, इसे आर्कस क्लाउड भी बोलते हैं, इसे आर्कस क्लाउड भी बोलते हैं। ये रिसेंटली उत्तराखंड में अभी बनते हुए देखे गए थे, उत्तराखंड में अभी बनते हुए देखे गए थे, और देखा गया कि ये सेल्फ क्लाउड एक थोड़ा सा हमारे लिए नया कंसेप्ट है, शायद हमने कभी ही ज्योग्राफी में पढ़ा हो, बहुत कम पढ़ा होगा, आपका ऑप्शनल नहीं है, तो ये चीज पढ़ी गई थी। तो पहले मैं सेल्फ क्लाउड की बात कर लेता हूँ, इसके बाद मैं क्लाउड की बात करूंगा। सेल्फ क्लाउड का क्या झंझट है, तो ये सेल्फ क्लाउड जो होते हैं, ये जो सेल्फ क्लाउड होते हैं, ये अंडर बीनीथ द कुमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, यानी कि कुमुलोनिम्बस क्लाउड के नीचे, कुमुलोनिम्बस क्लाउड के नीचे ये जो है बनते हैं, कुमुलोनिम्बस क्लाउड के नीचे जो है बनते हैं। अब कुमुलोनिम्बस क्लाउड के नीचे बनते तो बनते कैसे हैं ये? उत्तराखंड कैसा क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है, कौन कौन उत्तराखंड से है यार बताओ, ठीक है।
हम तो मतलब अच्छा लगता है उत्तराखंड, तरसते हैं लोग जाने के लिए। तो उत्तराखंड जो है वो ठंडा क्षेत्र है, यानी कि वहां पे ऊपर जो हवा होगी वो ठंडी हवा होगी, कोल्ड एयर होगी, यानी कि ऊपर आसमान में कोल्ड एयर होगी, कोल्ड एयर होगी। अब बेशक ऊपर कोल्ड एयर है लेकिन नीचे तो वार्म एयर ही होगी, धरती के पास तो वहां पे वार्म एयर होगी। तब क्या करती है, जो कोल्ड एयर जो कुमुलोनिम्बस क्लाउड के माध्यम से नीचे आने की कोशिश कर रही है, नीचे आने की कोशिश कर रही है। लेकिन वार्म एयर भी ऊपर अपलिफ्ट, हमेशा वार्म एयर आपको पता है कि थोड़ी सी हल्की होती है तो वो ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, ठीक है। जब ऐसा कुमुलोनिम्बस क्लाउड के बनते हुए ऐसा प्रोसेस बनता है तो यहाँ पे जो क्लाउड बनेगा, यहाँ पे जब कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ पे एक क्लाउड बनेगा कंडेंसेशन के बाद, और उस क्लाउड को हम बोलेंगे सेल्फ क्लाउड। ये था बहुत देसी भाषा में समझना, इतना ही पेपर में आएगा, इससे ज्यादा पेपर में आने के चांस अगर हैं तो भाई अपना लक देख लो, बाकी मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी यूपीएससी लक बेस्ड एग्जाम है, इससे ज्यादा आप कुछ बोल भी नहीं सकते। अब ये तो हो गया क्लाउड की बात। अब क्लाउड किस किस टाइप के होते हैं, इंपॉर्टेंट बात वो है यार, मैंने एक इमेज जमा करी थी, इसमें क्लाउड के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखो हाई एल्टीट्यूड क्लाउड की बात करेंगे अपन, हाई एल्टीट्यूड क्लाउड की। साइरस क्लाउड सबसे पहला नाम है, साइरस बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। ये साइरस क्लाउड क्या होता है, साइरस क्लाउड का मतलब होता है हेयर जैसा, बाल जैसा स्ट्रक्चर, बाल जैसा स्ट्रक्चर। साइरस क्लाउड का मतलब होता है हेयर, यानी कि बाल जैसा स्ट्रक्चर। हाई क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, थिन हेयर लाइक स्टैंड होते हैं, ये अपने को याद रखना है। फिर दूसरे ही हाई क्लाउड्स होते हैं साइरोकुमुलस। साइरोकुमुलस, साइरोकुमुलस क्या होता है, थिन वाइट शीट्स आपको दिख रही होगा, पैच वर्क टाइप में थिन वाइट शीट्स जो है ये आपको देखने को मिलती है। यानी कि ये जैसे अगर आप गेहूं पे एक जगह कर दो या कोई दाने को एक जगह कर दो, ऐसा लगा होता है जैसे ये एक रेगुलरली मैनेज्ड है, ठीक है, ये होता है साइरोकुमुलस। नेक्स्ट हम बात करें कि साइरोस्टेटस क्या होता है। साइरोस्टेटस क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, स्मूथ ट्रांसपेरेंट शीट होती हैं, स्मूथ ट्रांसपेरेंट शीट होती हैं, और ये सन के अराउंड हेलो क्रिएट करते हैं। सन के अराउंड साइरोस्टेटस जो है वो हेलो क्रिएट करते हैं। थिन क्लाउड होते हैं, है ना, थिन क्लाउड होते हैं, ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट कुमुलोनिम्बस क्लाउड किसे कहते हैं, कुमुलोनिम्बस क्लाउड किसे कहते हैं। तो देखो मैं एक चीज बता देता हूं, हमेशा जहां निम्बस आएगा वहां पे बारिश आएगी, जहां निम्बस आएगा वहां पे बारिश आएगी, है ना। तो ये थंडर स्टॉर्म क्लाउड बोला जाता है इनको, थंडर स्टॉर्म क्लाउड, इनको बोला जाता है थंडर स्टॉर्म क्लाउड, ठीक है। ये लार्ज वर्टिकल लेंथ होती है इनमें, ह्यूज माउंटेन टाइप आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये थे हाई एल्टीट्यूड के क्लाउड। बात करते हैं मिड एल्टीट्यूड में क्या होता है। मिड एल्टीट्यूड में क्या होता है, तो निम्बो स्ट्रेटस। मिड एल्टीट्यूड में पहला क्लाउड क्या है, निम्बो स्ट्रेटस। ये बहुत सारे लोगों ने अपने घर के आसपास देखे होंगे। ग्रे क्लाउड्स होते हैं, ग्रे क्लाउड्स होते हैं। एक चीज मैंने बताई थी, जहां निम्बस आएगा, जहां निम्बो आएगा वहां पे रेनफॉल आएगी ही आएगी, वहां पे रेनफॉल आएगी ही आएगी, ठीक है, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है एल्टोकुमुलस। दूसरा कंसेप्ट है, एल्टो बोलते हैं मिड, एल्टो बोलते हैं मिड को। एल्टोकुमुलस क्या होता है, एल्टोकुमुलस का मतलब होता है राउंड मासेस, लेयर्स, रोल्स में, यानी कि ऐसा लगता है जैसे फाइबर क्लाउड है, जैसे कि फाइबर से बने हुए हैं, फाइबर क्लाउड है एल्टोकुमुलस, ठीक है। एल्टो स्टेटस क्या होता है, एल्टो स्टेटस पे बात कर लेते हैं। ग्रेइस या ब्लू शीट होती है, ग्रेइस या ब्लू शीट होती है, ग्रेइस या ब्लू शीट होती है। लेकिन एक अंतर, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, यहाँ पे देखो आप, है ना, साइरोस्टेटस पढ़ा था, यहाँ पे हमने साइरोस्टेटस पढ़ा था, यहाँ हमने एल्टोस्टेटस पढ़ा था। साइरोस्टेटस में हमने पढ़ा है कि सन के अराउंड हेलो बनाएंगे, सन के अराउंड हेलो बनाएंगे, लेकिन एल्टोस्टेटस सन के अराउंड कोई हेलो नहीं बनाते हैं, ये डिफरेंस है। क्यूमुलोनिम्बस क्या है, क्यूमुलोनिम्बस यार सबसे पहला तो इतना समझ जाओ कि निम्बस है तो बारिश तो होगी ही होगी, यानी कि क्यूमुलोनिम्बस ये हो गया, ठीक है। सेम जैसा आपका ऊपर वाला था क्या था ऊपर वाला यार, है ना, साइरोनिम्बस ही आता है ना, कुमुलोनिम्बस दोनों एक ही चीज है, तो फिर इसमें कुछ अंतर है ही नहीं, ठीक है, ये सारी जगह आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फिर कुमुलस पे, नेक्स्ट चलता है फिर कुमुलस क्लाउड पे, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है यार कुछ, है ना। कुमुलस क्लाउड पे, कुमुलस क्लाउड लो एल्टीट्यूड वाले क्लाउड होते हैं, लो एल्टीट्यूड वाले क्लाउड होते हैं। उनके एज, यानी आप बता सकते हो कि ये बादल यहाँ पे खत्म है, एज जो है वो डिफाइन होता है, एज जो है डिफाइन होता है। और कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी होती है, ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है, कॉलीफ्लावर जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है।
स्ट्रेटोक्यूमुलस क्या होता है? आप एक चीज देखोगे कि जो बीच में क्यूमुलस है, जो स्ट्रेटो है, वहां पे आपको ग्रे या व्हाइट पैचेस जैसे बनती चीजें नजर आएंगी और वो राउंड मासेस में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये नॉन फाइबरस क्लाउड होते हैं, लेकिन ये नॉन फाइबरस क्लाउड होता है। अभी हमने ऊपर फाइबरस क्लाउड पढ़े थे ना, तो ये नॉन फाइबरस क्लाउड होते हैं। और लास्ट में स्ट्रेटस क्लाउड क्या होता है? स्ट्रेटस क्लाउड तो दुनिया ने गोवा के बीचेस पे देखा ही होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी है ना, ये थोड़ा सा लो प्रेसिपिटेशन मतलब कम बारिश, लो प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड होता है। ये लो प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड होता है। ये बस सूरज की रोशनी को रोक लेते हैं, ये सन को ब्लॉक कर देते हैं। इन क्लाउड का इतना ही योगदान होता है। ये था क्लाउड्स के बारे में, चीजें आपको समझ आ रही होंगी। चलते हैं फिर नेक्स्ट पे। टेलीमानस रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू फर्स्ट डाटाबेस इन इंडियन मेडिकल फील्ड, फर्स्ट कॉलिंग सेंटर बाय उत्तराखंड इन मेडिकल फील्ड, इंडिया फर्स्ट चैटबॉट लॉन्च्ड बाय जम्मू कश्मीर। अब पढ़ा तो लग रहा है, पर श्योर न्यू इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो टेलीमानस जो है वो इंडिया का फर्स्ट चैटबॉट है। ध्यान रखो, टेलीमानस जो है वो इंडिया का फर्स्ट चैटबॉट है जो लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। टेलीमानस जो है वो इंडिया का फर्स्ट चैटबॉट है, लॉन्च किसने किया है? जम्मू एंड कश्मीर ने। अब जब जम्मू एंड कश्मीर ने टेलीमानस जब लॉन्च कर लिया तो एक काम क्या करेगा? तो इंडिया का फर्स्ट चैटबॉट है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये एक आपको डॉक्टर से जो पेशेंट का रिलेशन है, जो डॉक्टर टू पेशेंट चैटिंग होगी, उसको इनेबल करेगा। किसके साथ मिलकर काम करेगा? ई संजीवनी। हम में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, ई संजीवनी के साथ मिलकर ये काम करेगा। ये चीज अपने को याद रखनी है। किस मिशन के अंतर्गत इसका एक आप बोलोगे कि भाई इस मिशन के अंतर्गत आया, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत ये काम कर रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसका कोर एरिया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है? इसका कोर एरिया। थक गया है पढ़ाते बोलते, पढ़ा तो क्या ही रहूं। चलो, तो ये था टेलीमानस के बारे में, है ना। लेकिन अब थोड़े से वन लाइनर क्वेश्चन कर लेते हैं जो पेपर में आ सकते हैं। चंद्रयान सबको पता होगा, ये चंद्रयान का फिर आज इसमें द हिंदू में बहुत अच्छा आर्टिकल भी आया है, ठीक है। द हिंदू में बहुत अच्छा आर्टिकल भी आया, ए फ्लाइट टू मून, देख लेना, अच्छा है, पढ़ के मजा आएगा, है ना। बहुत सारी चंद्रयान की बात दे रखी है। ये 16 जुलाई का ही, यानी कि आज के ही दिन का है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगर आपको ऐसी इमेज वगैरह चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन वहां पे आपको मिल जाएगा। वन लाइनर बताऊंगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। लॉन्चिंग रॉकेट ऑफ चंद्रयान 3 क्या बोलता है? किससे लॉन्च हुआ है? LVM3M4 से लॉन्च हुआ है। चेस्ट क्या है? CHASTE चेस्ट क्या है? तो ये जो लोनार की रेवोलिथ है, जो लोनार की यानी कि जो अपने चंद्रमा की रेवोलिथ है, उसको स्टडी करेगा, ठीक है। यानी कि उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेगा। रामभा क्या है? रामभा आपको समझ आ जाएगा कि जो प्लाज्मा डेंसिटी है लोनार के पास, जो प्लाज्मा डेंसिटी है लोनार के सरफेस के पास, लोनार सरफेस के पास जो प्लाज्मा डेंसिटी है, प्लाज्मा डेंसिटी जो है उसको रीड कौन करेगा? रामभा, है ना। रामभा, RIP से याद कर लो, RIP, है ना। रामभा, P का मतलब प्लाज्मा, ठीक है। इतना अपने को याद रह सकता है। इल्सा क्या है? इल्सा में बस एक चीज याद रख लो, S का मतलब सीज्मिक एक्टिविटी, तो वहां पे जाके सीज्मिक एक्टिविटी को रीड करेगा, ठीक है। LRA क्या है? LRA का मतलब ये जो मून का डायनेमिक्स है, उसको रीड करेगा। मून का जो डायनेमिक्स है उसको रीड करेगा LRA, ठीक है। इसके अलावा ये LIBS और APX क्या है? LIBS और APX क्या है? पहली बात तो ये रोवर का पेलोड है, और ये केमिकल और माइनरोलॉजिकल स्टडी करेगा, केमिकल एंड माइनरोलॉजिकल स्टडी करेगा मून पर, ठीक है। और शेप क्या है? शेप यानी कि अर्थ की शेप कैसी है। हम मून की ऑर्बिट से अपने अर्थ की शेप देखेंगे कि हमारे अर्थ की शेप कैसी है। ये थे कुछ क्वेश्चन जो अपने को करने थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं आपको एक चीज गारंटी अगेन दे रहा हूँ, कंटेंट बेस्ट मिलेगा, बाकी चाहे कुछ हो चाहे ना हो, कंटेंट आपको एकदम बेस्ट मिलने वाला है, ये पक्की गारंटी है। ये वीडियो आपके लिए आज, दोबारा बोल रहा हूँ, आज, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद भी उतनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है जितनी आज इंपॉर्टेंट है।
तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, आपको बहुत सारे चीजें मिलती रहेंगी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।